चलो देखो, वर्तनी की क्लास कर रहे थे हम कल लोग। एक बात आप लोगों को बतानी है। मैं अभी ना 2-3 दिन की छुट्टी कर रही हूँ। कल क्लास लेने के बाद ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई। पेन बहुत ज़्यादा हो गया हाथ में, और इससे लिखने में भी मुझे लिखा था ना कल दोनों क्लास में, तो ये पूरा दर्द हो गया था रात में। अभी भी पेन किलर लिया है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस सप्ताह की छुट्टी कर देती हूँ, तब तक ये ठीक हो जाएगा। तो अगले वीक में फिर जब हमारी क्लास चलेंगी तो हमारी 6 दिन क्लास चलेंगी। ये जो छुट्टी यहाँ पे पड़ रही हैं तो वो लेंगे। सोमवार से क्लास होगी अब के बाद आपकी। क्या आज भी मैं थोड़ा ही पढ़ाऊँगी, तो सुबह वाले बैच में तो मैंने लिखा ही नहीं बिल्कुल भी। आप भी वैसे तो आज शायद आपके में लिखने का इतना खास नहीं है, थोड़ा बहुत ही होगा, तो आज भी हम इसमें थोड़ा पढ़ेंगे। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था यहाँ पे वर्तनी में कि वर्तनी क्या होता है। इसमें कुछ सावधानियाँ आपको बताई थी, लिखते समय हमें क्या सावधानी रखनी है। और इसमें हमने देखा था कि जो हमारे वर्ण हैं उनका संयुक्त वर्ण हमारा रूप क्या होता है, ठीक है। तो संयुक्त वर्ण रूप में हमने द का रूप कर लिया था और अ का रूप कर लिया था। इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है, समझ में आ गया था ना। चलो, अब इसके बाद है हमारा र का रूप। र का रूप क्या होता है, जैसे अगर हम र की बात करेंगे तो मैंने कल ही आपको बताया था। अभी लिखना मत, मैं खुद लिखवाऊंगी, अभी समझ लो पहले। जैसे हम लोग शब्द लिखते हैं तो इसमें आता है हमारा, जैसे शब्द लिखा हमने कृषि, ठीक है। शब्द लिखा जैसे हमने वर्ग, शब्द लिखा हमने जैसे वज्र, शब्द लिखा जैसे ट्रक, शब्द लिखा जैसे रवि। तो यहाँ हमारे पास इतने सारे शब्द हैं। इतने सारे शब्द में हमारे इनमें र की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, मतलब र का उच्चारण हो रहा है। यहाँ पे र का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे र का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे र का उच्चारण है, यहाँ पर है और यहाँ पर। अब इन सारे र में क्या अंतर है, हमें ये जानना है। तो आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न भी आया था कि निम्न में से वह शब्द बताइए जिसमें र का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इनमें कौन सा शब्द है जिसमें र का प्रयोग नहीं हुआ है? कृषि, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं। अब देखो, इनको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इनका वर्ण विच्छेद कर लेंगे। वर्ण विच्छेद से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा र क्या है, ठीक है। तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, व्यंजन हमारा क्या है, क, और इसका स्वर क्या है, री। तो हमें यहाँ पता चलता है कि ये तो क्या है, स्वर हो गया। फिर हमारा ये व्यंजन और इसका स्वर ई। हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ व्यंजन हमारा क्या है, व, और इसका स्वर क्या है, अ। अब ये जो र ऊपर लगा हुआ है ये इस ग से पहले आएगा, यहाँ र आ गया। अब क्योंकि ये ऊपर है तो इसमें कोई स्वर नहीं है। ये मैं अभी आपको पहले बता देती हूँ, आपको करना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस र के बाद हमारा अगला व्यंजन क्या है, ग, और इसका स्वर क्या है, अ, ठीक है। यहाँ पे हम वज्र को देखेंगे, इसमें हमारा व्यंजन क्या है, व, इसका स्वर क्या है, अ। फिर हमारा व्यंजन है ज, फिर स्वर व्यंजन है हमारा र, और इसका स्वर है अ। फिर हम इस ट्रक को देखेंगे तो इसमें व्यंजन है हमारा ट, उसके बाद व्यंजन है हमारा र, फिर इसका स्वर है अ। फिर हमारा व्यंजन क, और इसका स्वर अ। फिर हम इस शब्द को देखेंगे तो ये हमें पता है र, इसका स्वर अ, यहाँ पर व्यंजन व, और इसका स्वर। तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है इनका वर्ण विच्छेद करने पे कि यहाँ ये तो हमारा क्या है, स्वर है, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा स्वर। अब यहाँ हम देखेंगे ये इसको पूरा करता है, ये इसको पूरा करता है, तो ये जो र है ये हमारा क्या हो गया, आधा। तो यहाँ पर र कैसा है हमारा, आधा। अब इसको देखेंगे तो ये इसे पूरा करता है और ये इसे पूरा करता है, तो यहाँ पर ज आधा रह गया। तो ये जो र है हमारा, ये र कैसा है, पूरा। तो हमें यहाँ पता चलता है, यानी किसी भी वर्ण के नीचे में अगर इस तरह से लगा हुआ है टेढ़ा तिरछा डंडे के जैसा, तो ये पूरा होता है। यहाँ ट्रक में देखेंगे, यहाँ पे ये इसे पूरा करेगा, ये इसे पूरा करेगा, ये ट आधा रह जाएगा, तो ये र भी हमारा क्या है, पूरा है। तो हमें पता चलता है कि ट्रक के नीचे भी जो र लगा हुआ है ये भी हमारा
पूरा है, तो हमें यहाँ ये पता चला कि ट हमारा आधा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता चला कि ये ज आधा है, तो हमें ये पता चल गया कि जो ये नीचे तिरछे डंडे के रूप में जब भी लगेगा, वह जो वर्ण आधा होगा उसी वर्ण के नीचे लग जाएगा, तो र पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा कि ये इसे पूरा कर रहा है और ये इसे पूरा कर रहा है, तो हमें ये पता चलता है कि जब ये र ना तो किसी से सहारा ले रहा है और ना किसी को सहारा दे रहा है, तब उस टाइम पे ये कैसा होता है, अपने वास्तविक रूप में रहता है, जिस तरह से इसका रूप है। तो हमें यहाँ पे इसके रूप पता चल गए। ये तो हमारा स्वर है, तो स्वर की श्रेणी में ये अलग हो गया। यहाँ पर र हमारे सामने यहाँ 4 प्रकार से आया है। एक जो ऊपर दिया हुआ है, ये इसको हम र का रेफ रूप कहते हैं। तो ये तब होता है जब र हमारा आधा होता है और यह सहारा किससे लेता है, अपने बाद वाले वर्ण से सहारा लेता है, ठीक है। तो जब भी ऊपर आएगा तो हमें पता चल जाएगा र हमारा आधा है। और जब ये र नीचे लगा हुआ होगा, चाहे इस तरह से लगा हो तिरछा या फिर ऐसे दो, तो ये दोनों ही रूप को हम पदेन रूप कहते हैं। ये कहते हैं, ये रूप आता है हमारा खड़ी पाई के साथ, और ये रूप आता है गोलाकार पैंदी, गोल पैंदी के वर्णों के साथ, ठीक है। तो दोनों ही इसका पदेन रूप होता है, तो इसमें र पूरा होता है। तो अब आपको लिखना है, यहाँ पे आप लोगों को हेडिंग बनानी है, इसके नीचे र का संयुक्त वर्ण रूप में इसमें हेडिंग बनानी है। पहला पॉइंट, र का पदेन रूप, र का पदेन। अब इसमें ब्रैकेट में ऐसे लिखिएगा इसको, पदेन रूप। देखिए इसमें यहाँ र पूरा होता है, र को कैसे लिखना है, उद्धरण चिन्ह में बंद करके। यहाँ र पूरा होता है, यहाँ र पूरा होता है, कॉमा करके लिखो। किंतु यह जिस वर्ण के नीचे लगता है, किंतु यह जिस वर्ण के नीचे लगता है, वह वर्ण आधा होता है, वह वर्ण आधा होता है। जिस वर्ण के नीचे लगता है वह वर्ण आधा होता है। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, जैसे जैसे प्रकाश, ग्रह, वज्र, प्रभात, क्रम, ग्रह, और इसमें आगे लिख लो ब्रैकेट में, खड़ी पाई वाले वर्णों के साथ। खड़ी पाई वाले वर्णों के साथ। अब इसमें आपको देखना है, देखो ध्यान दो, खड़ी पाई का मतलब क्या हुआ, इसमें ये खड़ी पाई आ रही है यहाँ पर इसके साथ, इसमें ये खड़ी पाई आ रही है, इसमें ये खड़ी पाई आ रही है, इसमें ये, ठीक है। ये तरह से 2 बार लिख दिया ग्रह, चलो ठीक है ना। तो इस तरह से ये खड़ी पाई के लिए कहा गया है, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट, गोलाकार, गोलाकार वर्णों के साथ। अब गोलाकार वर्ण जहाँ पे लिखेंगे ना, उसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए गोलाकार वर्ण, ठीक है। वहां पर लिखिए ट, ठ, ड और ढ।
गोलाकार वर्णों के साथ र का पदेन रूप, फिर से लिखना है, र का पदेन रूप तरह से बनाना, इस प्रकार लगाते हैं। गोलाकार वर्णों के साथ र का पदेन रूप इस प्रकार लगाते हैं। पूर्ण विराम लगा के जैसे लिख लीजिए, जैसे राष्ट्र, ट्रक, जैसे ड्रम, प्रेस आदि। ठीक है, ये लिख लिया। अब लिखिए तीसरा पॉइंट इसका, र का रेफ रूप। र का रेफ रूप, इसमें लिखिए, यह र आधा होता है। र को उद्धरण चिन्ह में लिखना है और नीचे हल लगाना है। यह र आधा होता है, यह र आधा होता है। पूर्ण विराम लगा के, यह अपने बाद आने वाले, यह अपने बाद आने वाले वर्ण पर जाकर जुड़ जाता है। यह अपने बाद आने वाले वर्ण पर जाकर जुड़ जाता है। जैसे वर्ग, कार्य, गर्मी, धार्मिक, वर्षा आदि। वर्षा आदि। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना जब भी आपको ये लगाना हो, मतलब ये रेफ रूप इसका चढ़ाना है, हमने यहाँ पे लगाया है, तो हमें ये पता है कि ये जो जिस वर्ण के ऊपर लगाया है, इस वर्ण का स्वर क्या है, अ। इसकी कोई मात्रा नहीं है, तो अ स्वर है, तो अ स्वर के लिए इसके ऊपर ही रख गया। लेकिन जैसे शब्द दिया है गर्मी, तो ये जो म है इसमें कौन सा स्वर है, ई, तो ये फिर ई के साथ लगा है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से जैसे शब्द है वर्षा, तो वर्षा में इसके साथ आ स्वर है, तो हमने इसे आ की मात्रा के ऊपर लगाया। हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। ऐसे अगर लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक तो रूप बदलने का डर रहेगा, हमें लगेगा कि ये वर्षी तो नहीं लिखा हुआ, और फिर दूसरा क्योंकि ये जो र है हमारा, ये सहारा स्वर से ही लेता है, व्यंजन से नहीं लेता, तो इसे स्वर पे ही होना है। अब देखो इसको समझ लो किस तरह से जैसे मान लो एक शब्द मैं ले लेती हूँ धार्मिक, इस शब्द को वर्ण विच्छेद करके आपको बताती हूँ।
शब्द है हमारा धार्मिक। अब हम जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले हमारा व्यंजन है वो कौन सा आएगा? ध है। इसका स्वर क्या है? आ। फिर इसके बाद हमें कौन सा व्यंजन आएगा? र आएगा। अगर आपको ऐसे भी ना पता चले तो उच्चारण करके देखो। तो धा र, धा के बाद ही र का उच्चारण आता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? र आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? म आएगा। इसका स्वर क्योंकि छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा लगेगा। फिर इसके बाद क और फिर हमारा अ। अब इसमें एक बात यहाँ पर समझिए आप लोग कि देखो ये वर्ण हमारे ऐसे काम करते हैं कि जब हम उनको लिखते हैं तो हम हिंदी में जो लिखते हैं तो हम बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि जब हम लिखते हैं तो हमारा बाएं हाथ है, हम बाएं हाथ से इधर की तरफ लेके चलते हैं। तो जो ये हमारे वर्ण हैं इनको आप ऐसे मानो कि जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो हम इधर से पढ़ना शुरू करते हैं बाईं तरफ से, इसके बाद इस तरह से। तो इन्हें हम ऐसे मान सकते हैं कि ये सब के सब ना इधर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, ऐसे सबके मुख इधर हैं और एक दूसरे के बाद ये क्रम से बोले जाते हैं। तो अब मान लो कि जैसे हमने मान लिया कि ये कोई व्यक्ति है, तो हम जब इनसे ऐसे मिलेंगे तो हम इनसे ऐसे ही तो मिलते हुए जाएंगे आगे, तो इस तरह से हम चलते हैं। तो इसी क्रम में हम यहाँ ये पाते हैं कि जब हमारा कोई व्यंजन आता है आगे तो उस व्यंजन की ध्वनि का उच्चारण कराने के लिए उसके तुरंत बाद स्वर आएगा। और ये स्वर कौन सा आएगा तो वो उसकी ध्वनि पर निर्भर करेगा। जो उसकी ध्वनि होगी यानी व्यंजन जिस ध्वनि में आ रहा होगा वही स्वर अपने साथ लेगा। अब जैसे शब्द लिखा हमारा धार्मिक, तो इसमें जो ध व्यंजन है हमारा वो अपने साथ कौन सी ध्वनि ले रहा है? आ, दीर्घ आ की। तो फिर ये इसे हम एक साथ बोलते हैं धा, ऐसे करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे र आ गया, र के साथ यहाँ कोई स्वर नहीं है। अब र का उच्चारण नहीं हो पाएगा। जब र का उच्चारण नहीं हो पाएगा तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा म आया है और म के साथ स्वर कौन सा है? ई। तो यहाँ पे स्वर के इसकी ध्वनि क्या बनेगी? मी। तो यहाँ पर जब ये मी बना तो ये जो र है इस र का उच्चारण इस मी का स्वर ही इसके साथ करवा देगा। यानी ये र इस म से पहले लिपटता हुआ इसका उच्चारण करा देगा। जब हम बोलते हैं धार्मी, ऐसे ही तो बोलते हैं ना, जो र है पूरा र नहीं बोल रहे, वो र म में एकदम चिपका हुआ है और फिर उसके बाद हम बोलते हैं तो धार्मिक, इस तरह से। अब मान लो कि अगर हम इसे ऐसे लिखें, जैसे मान लो पूरा र लें तो ये धार्मिक ऐसे होता, तब हम इसको क्या बोलते हैं? धार्मिक। लेकिन हम क्या बोलते हैं? धार्मिक। र जो है वो बहुत जल्दी से उच्चारण होता है। तो यही अंतर होता है। आप जब उच्चारण करते हैं ना तो आपको ये लगता है कि हम इसका उच्चारण कैसे करें। देखो इसका अंतर स्पष्ट करवाती हूँ आपको। जैसे शब्द है हमारा कार्य, ठीक है, और हमने इसको र को ऐसे पूरा कर दिया, तो देखो वो है हमारा ऊपर कार्य और ये हम क्या बोलेंगे? कार्य। तो ऐसे आता, दोनों में अंतर आ गया। तो ये अंतर होता है कि जब र हमारा आधा हो गया तो वो किसके साथ बोलेगा? यहाँ पे य के साथ। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि यहाँ र को उच्चारण किसने दिया है, म ने दिया है या ई ने दिया है, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ नहीं, यहाँ पूछ रहे हूँ। इस र को उच्चारण म ने दिया है कि ई ने दिया है? कंफ्यूजन हो रहा है? चलो एक कहानी सुनो। आप छोटे बच्चे थे, ठीक है, 3-4 वर्ष के, तो आपका दोस्त भी आपके साथ गया। आप मेला देखने गए। आपका दोस्त 100 रुपये लेके आया है पर आप बिना पैसों के गए हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ आपके पिताजी गए हैं। अब जब वर्ल्ड बैंक चल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ पे अब मैं बताती हूँ कि इनमें कौन आप हैं और कौन आपके पिताजी। ये हैं आपके पिताजी, ठीक है, और ये हैं आप, और ये है आपका दोस्त। ठीक, अब आपके दोस्त को एक बंदूक पसंद आई। अब वो बंदूक 120 रुपये की थी। अब दोस्त तो लेके गया 100 रुपये।
अब आपके दोस्त ने पूछा कि बंदूक लेनी थी, ये तो 120 रुपए की है, तो आपने कहा रुको अभी। तो आपने पापा से कहा पापा 20 रुपए देना, पापा ने 20 रुपए दिए और आपने अपने दोस्त को दे दिया और बंदूक ले ली। अब आप घर लौट रहे हैं, तो आपने अपने दोस्त से कहा कि मुझे भी दिखाओ ये बंदूक। उसने कहा नहीं दिखाऊंगा। आप उस पर क्या कह रहे हैं, धौंस दिखा रहे हैं, 20 रुपए तो मैंने दिए थे ना। तो सच बताओ, वो 20 रुपए आपने दिए थे कि पापा ने दिए थे? पापा ने दिए थे। लेकिन आप उस पे धौंस क्यों जमा रहे हैं? क्योंकि पापा आपके हैं। तो ये ऐसे ही है, इसीलिए आपको ये थोड़ी देर के लिए लगता है ये माँ कि ये जो इसका पापा है ना, जो इसको उच्चारण दे रहा है, ये उच्चारण दे रहा है, पर वो आगे खड़ा है ना बीच में, तो इन दोनों के बीच में संबंध बनाया है इसने, तो इसलिए ये इस पे ऐसा ये कहते हैं ना रौब दिखाता हुआ आता है। तो रौब दिखाता हुआ आ रहा है, तभी ऐसा लग रहा है आपको कि माँ इसको उच्चारण दे रहा है, पर माँ उच्चारण कैसे देगा? माँ तो खुद ही उच्चारण किससे ले रहा है? इसे ले रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें दिखे भले ही ये इसके आगे, लेकिन उच्चारण कौन दे रहा है? हमारा स्वर दे रहा है। तो जैसे हमने शब्द है हमारा वर्षा बनाया, वर्षा पे मैंने आपको बताया ना कि आ के ऊपर आपको मात्रा रखनी है, तो इसलिए आपको मात्रा रखनी है क्योंकि आपको पता है ये र, उसके बाद ये मूर्धा श और ये हमारा स्वर अ। तो इसको उच्चारण कौन देगा? ये मतलब आ ही इसको उच्चारण देगा, तो इसीलिए हम आ की मात्रा पर ही रखते हैं। अब हमारी मात्रा जैसे भी लगी होती है उसी के साथ होती है, यानी मात्रा के साथ ही इस र का प्रयोग होगा जहां भी आएगा। अब ये तो हमने देखा इसका रेफ रूप। अब पदेन रूप है, आप उसको भी समझ लो। जो पदेन रूप हमने देखा, जैसे शब्द था हमारा वज्र, ठीक है। अब वज्र में अब हम इसको खोलकर लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा व, इसका स्वर अ, फिर हमारे पास यहाँ पे आ गया व्यंजन ज। अब इसके बाद हमारा व्यंजन है र और इसका स्वर है अ। तो यहाँ पर ये जो र है ये तो पूरा है। अब क्या होता है कि ये ऐसे ही वर्ण खड़े हुए हैं। अब जब ये वर्ण यहाँ पे इधर की तरफ मुख करके खड़े हैं, अब मान लो इसको सहारे की आवश्यकता है, तो इसको सहारा जो इसके पीछे खड़ा है वही देगा, ठीक है। तो अब वो कैसे देगा? वो अपने स्वर की सहायता से देगा। तो होता है कि ये जो वर्ण है हमारा, हम इसको इस तरह से लिख के र के साथ क्या करते हैं कि र ऐसे आता है। अब मान लो ये लड़खड़ा के गिर रहा था, तो र ने इसको ऐसे पदेन रूप यहाँ से सहारा दे दिया नीचे पैरों में आकर। तो यही इसको, अब ये भले ही आपको र दिखाई ना दे रहा, इसमें पूरा उसका रूप बदल गया है, लेकिन उच्चारण तो किसने प्रदान किया है? र ने अपने स्वर के साथ दिया है, ठीक है। अब यहाँ ऐसा होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ शब्द हमारे, जैसे ये तो वज्र हो गया, क्रम हो गया, या कभी ऐसा होता है कि कुछ शब्द होते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना, कोई ऐसा शब्द बताओ जिसमें मात्रा चढ़ती हो। लगभग सारे शब्द तो हमारे यही है ना ऐसे, इसके जैसे प्रसिद्ध लिखते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसमें तो यहाँ पे आ गया प्रसिद्ध हो गया। कोई है ऐसा शब्द जिसमें इसमें मात्रा चढ़ती हो अ के बरा, अ के अलावा? दिमाग में, अभी मेरे दिमाग में था थोड़ी देर पहले और फिर निकल गया। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसे ही समझा देती हूँ, कभी आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे अभी प्राणी में भी आगे आ जाता है, वो र में है ना, ऐसे ही है ना के साथ। हाँ, तार्किक में कहाँ आ जाएगा? हाँ, प्रिय आ जाएगा, है ना। तो शब्द है हमारा जैसे प्रिय, ठीक है, इसमें आ गया। अब यहाँ पे अब दोनों में देख लो कि इसमें जो ये ज है इसके साथ अ आया है, तो क्या हुआ कि ये र जैसे इसमें लगता है और इसका स्वर अ है, तो अब ज पे कोई मात्रा नहीं लगेगी। लेकिन जैसे यहाँ पर है, ये हमारा प आधा है, लेकिन र ने इसको क्या दिया? ऐसे सहारा दिया। अब र की जो मात्रा है वो इसके आगे से लग जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया। तो अब चाहे छोटी मात्रा हो या दीर्घ आ हो या कैसा हो, जो भी मात्रा होगी वो इसके साथ लग जाएगी। मान लो जैसे कभी अगर इस तरह से दिया है, प है, उसके नीचे र है और उसके ऊपर एक ही मात्रा है, तो वो इसी के ऊपर लग जाएगी। जैसे प्रेस लिखेंगे हम ना, या प्रेम लिखेंगे, हाँ, तो यानी इस तरह से आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया, मात्रा उस वर्ण पे लगेंगी जो आधा है, क्योंकि जब ये पदेन रूप में आ गया यहाँ पर, तो फिर मात्रा
उसी के वर्ण के ऊपर लगती हैं। लेकिन जब हम खोल के लिखेंगे, जब भी आपको ये ऐसा दिखाई देना डंडा, तो समझ लेना कि इसमें र पूरा है और र का ही वो स्वर है जो उसके ऊपर दिख रहा है हमें। बात समझ में आ गई? तो ये र में अंतर होता है हमारा दोनों तरफ जो इतना भी आएगा। अब सबसे पहले यहाँ एक चीज और लिख लो, ये लिखा है मैंने कि र का संयुक्त वर्ण रूप, आगे दिया र की मात्रा, तो इसे रेखांकित करके और ऐसे क्रॉस कर लो और लिखो र की मात्रा नहीं होती, ऐसे लिखना, र की मात्रा नहीं कहा जाता, र का रूप कहा जाता है। ये इसलिए लिखा है मैंने कि कुछ लोगों ने ना र की मात्रा दे रखा है, मात्रा स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं होती। मात्रा नहीं कहा जाएगा, या ऐसे लिख लो, मात्रा कहना गलत है, कुछ भी लिख लो, अपने शब्दों में लिख लो बस। ये आपको पता होना चाहिए कि हम र की मात्रा इसे नहीं कहेंगे। हो गया ये? अब देखो इसमें एक पॉइंट है, र का ऊ के साथ रूप। वैसे तो जो हमारा र स्वर है, र जो व्यंजन है, इसके साथ जितने भी सारे स्वर आते हैं सब उसी रूप में आते हैं जैसे हमेशा लगते हैं। पर जो ये हमारा ऊ है, इसकी जो मात्रा है वो र के साथ बदल जाती है। जब हम लिखते हैं कि मान लो इसके साथ यानी र के साथ अगर छोटा ऊ आता है तो हम इसको लिखते हैं इस तरह से, और र के साथ अगर हमारा बड़ा ऊ आता है तो हम लिखते हैं इसको इस तरह से। और हमें इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, हम इसमें बहुत टाइपिंग मिस्टेक करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं वर्तनी में, अक्सर गलत लिख देते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो रूप है ये इसका छोटा ऊ का रूप है, और वो जो रूप है वो इसके बड़े ऊ का रूप है। अब इसे याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे मान लो हम ये कह सकते हैं कि इसकी मात्रा देखेंगे, इसकी मात्रा हमारी कैसे बनती है, इस तरह से बनती है, और इसकी मात्रा कैसे बनती है, इस तरह से। तो हम कह सकते हैं कि जैसे पुराने समय में बड़ा बेटा ही राजा बनता था, तो बड़ा बेटा अपनी मनमर्जी करता था, तो आप इसे ऐसे मान सकते हो कि यहाँ पे जो ये बड़ा है ना, ये अपनी मनमर्जी करता है कि मैं जैसे बाकी औरों के साथ लगता हूँ ना, इसके साथ भी वैसा ही लगूंगा, मुझे नहीं पता, तुम्हें जैसे लगना है वैसे लगो। तो कॉम्प्रोमाइज़ किसको करना पड़ता है, छोटे को करना पड़ता है। जब भी रूप बदला हुआ आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये छोटा। लेकिन हमारे छात्र ना इसमें इसे उल्टा कर देते हैं, वो ऐसे समझते हैं कि ये जो आपका बड़ा लिखा है ना, इसमें ऐसे मात्रा लग रही है, तो वो सोचते हैं जैसे ये मात्रा लग रही है तो र के साथ भी ये बड़े की मात्रा है। तो इसे भी ऐसे समझ लो, कभी ऐसे मत सोचना, क्योंकि हम जानते हैं बड़ा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बनता है। तो एक बार छोटा ऊ और फिर छोटे ऊ की मात्रा, इस तरह से हम इसका रूप बना लेते हैं। तो ऐसे करके याद रखना है कि छोटा ही होता है, ठीक है। तो दो तरीके मैंने बता दिए, कैसे भी याद रख लेना। अब इसमें कुछ शब्द लिख लो जहाँ पे आपको हमेशा वर्तनी का ध्यान रखना है। जैसे एक शब्द होता है हमारा गुरु, ये गुरु वो है जिसका अर्थ है अध्यापक, शिक्षक, ठीक है। शब्द आता है आपका करुण, शब्द आता है आपका तरुण, नवयुवक को कहते हैं ना किशोर अवस्था को तरुण, ठीक है। शब्द आता है आपका पुरुष। ये ऐसे शब्द हैं जिसमें आपको किताबों में गलतियां मिल जाएंगी, याद रख लेना। किताबों में भी ये ना अक्सर गलत आ जाते हैं। अक्सर हमारे जो लोग हैं वो पुरुष शब्द, आप किसी भी शौचालय के बाहर देखना आपको हमेशा बड़ा मिलेगा। तो कभी अगर मिले, मान लो आपके हाथ में कुछ हो ना, चौक या पेन या कहीं, तो मार्क कर देना उसको कि पुरुष को पुरुष रहने दो भाई, ऐसा क्यों उसको गलत लिख दिया, वर्तनी ही, जहाँ देखोगे वहाँ आपको गलत ही मिलेगा हमेशा, ठीक है। एक शब्द गुरु आ गया,
याद रखना, अगर कभी आपने उस गुरु के लिए ये गुरु लगाया तो इस गुरु का अर्थ होता है चालाक या ठग। ठीक है, इस गुरु का मतलब क्या होता है, जो दीर्घ बड़ा है का मतलब है चालाक या ठग। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के अंदर आ जाता है, एक जैसा उच्चारण। तो गुरु और गुरु, तो आपने ऐसे देखा ना, कभी बोलते हैं अरे भाई तुम तो गुरु ही हो, ऐसे बोलते हैं ना गुरु, वो बड़ा ऊ वाला आएगा ना, तो वो गुरु मतलब तेज तर्रार चालाक, जो दूसरों के साथ छल ठग करता है, उसके लिए आता है। तो इनमें अंतर है शब्द में, ये ध्यान देना। तो अध्यापक के लिए, शिक्षक के लिए जो आप गुरु का शब्द का प्रयोग करते हैं, या जिसका अर्थ होता है बड़ा, ठीक है, जैसे हम लघु और गुरु बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है बड़ा, तो उसमें भी यही वाला गुरु रहेगा। और इन वर्तनियों को हमेशा याद रखना। अब नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है आपका कि री की मात्रा का प्रयोग र व्यंजन के साथ नहीं किया जाता, ये लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, तो इसको याद करना। तो हमारा यहाँ पे क्या कहा है कि जो र हमारा व्यंजन है, इस र के साथ कभी भी री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। तो जब र के साथ इसका प्रयोग नहीं होता तो आप ध्यान दीजिएगा कि त्र के साथ भी नहीं होगा, और इसके साथ साथ जो आपका ये श्र होता है इसके साथ भी नहीं होगा। अब आप देखते हैं गूगल बाबा आपको हमेशा लिख के दिखाता है ये श्रृंगार, गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखना। र लगा है उसके नीचे पदेन रूप, र के साथ कभी री की मात्रा आती ही नहीं है। तो वहाँ पे अब कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि किसी टॉपिक में कुछ गड़बड़ मिलती है ना, तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं गूगल का, मैम गूगल तो ये कह रहा है। तो ये बात ध्यान रखो कि गूगल भगवान ने बना के नहीं भेजा, गूगल हम लोगों ने ही बनाया है। और हम लोग उसमें गलतियाँ जो कॉमन, अगर हम गलतियाँ कर रहे हैं तो हम गूगल पे भी करते हैं। गूगल एक गलती जो कॉमन हमेशा करता है, एक तो ये, आप श्रृंगार को देखें, ऐसा नहीं है कि आप लिख नहीं सकते गूगल पे श्रृंगार, लिख सकते हैं, आपको उसमें ना अलग कोड डालना पड़ेगा। तो ऑप्शन देता है आपको, पहला ऑप्शन ये वाला देता है। अब ये कहें ना कि जो ध्यान ना दें या अल्प ज्ञान की वजह से हम क्या करते हैं, इसी को चला रहे हैं, आगे तक बढ़ा रहे हैं, हमें थोड़ा सा अगर फोकस करें तो गूगल सही लिखता है। तो वो ऑप्शन में देता है, तीसरे नंबर पे होता है अक्सर उसका वो सही वाला। आपको इसे ध्यान रखना। एक गूगल जो हमेशा आपको कहेगा कि गलत है, अगर मान लो आपने कहीं लिखा जहां, और आपने ये भी ऑप्शन देता है गूगल के ऑप्शन में, जब आप लिखेंगे तो ये भी देता है, तीसरे नंबर पे इसको रखता है, लेकिन वो पहले नंबर पे जहां के लिए खुद जो लिखता है वो ये लिखता है, तो ये गलत है। आप हमेशा ध्यान रखना। मैंने आपको बताया है या नहीं बताया, नहीं बताया तो आप नोट डाउन कर लो यहाँ पर। जैसे शब्द होते हैं जहाँ, वहाँ, कहाँ, तहाँ, सबके ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। अब वो आगे पढ़ेंगे, अभी इतनी जल्दी मत बढ़ो आगे, अभी हम चंद्र बिंदु की बात कर रहे हैं ना आगे। पहले मैंने यहाँ पे बता दिया है, क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं ना मेरे दिमाग में, जब आएंगे तभी बताऊंगी, क्योंकि अलग से पॉइंट तो पढ़ाए नहीं जाते, तो इसलिए नोट डाउन आप कहीं भी कर सकते हो। मेन मुद्दा है कि आपको पता होना चाहिए, है ना। चंद्र बिंदु कहाँ लगेगा, अनुस्वार कहाँ लगेगा, ये तो आगे लिखेंगे हम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा वर्णों के उच्चारण में सावधानी। अब कुछ हमारे ऐसे दिए हुए हैं शब्द, जैसे हिंदी के अंदर एक चीज़ होती है कि इसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, और जो बोल रहे हैं हम वही लिख रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो हमें नवनिर्मित वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हमने नवनिर्मित वर्ण जो बनाए, आगत वर्ण जो बनाए, वो इसीलिए बनाए क्योंकि उच्चारण कुछ और हो रहा है और लिखा कुछ और जा रहा है। तो ये हमारी लिपि का गुण नहीं है, उसकी विशेषता नहीं है। तो इसकी विशेषता है कि जो बोला जा रहा है वही लिखा जा रहा है। तो कुछ एरर ऐसी हैं जिसमें हम गलतियां करते हैं बोलने में। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है कि यदि स के बाद क से लेकर म तक, अच्छा इससे पहले ये तो मैं आपको बता दूंगी, लिखा हुआ है, आप पढ़ के देखो। यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं इनका उच्चारण करो जैसे मैंने दिया है। स्कंद, स्टेज, स्नेह, स्पंज, स्फूर्ति, स्थान, स्मारक, स्तूप, स्कूल, स्थाई, स्तुति, स्पर्श, स्नान, ये हमारे शब्द हैं। इनको इसी तरह से बोलते हैं। इससे पहले उच्चारण आपको लग रहा होगा ई, इसके पहले ई का उच्चारण मत लेना,
जब भी आपको बोलना स नहीं कह सकते, सकंद नहीं कह सकते, सटेज नहीं बोल सकते, लेकिन हरियाणा की तरफ जाओगे ना तो सकूल, सकूटर ऐसे बोलते हैं, ऐसे स ही बोलते हैं। तो ये स नहीं आएगा, ये थोड़ा आधा स है। अगर हम स बोलेंगे पूरा तो वो पूरा स आ जाता है, तो हम बोलते हैं स्कंद। ये हाँ उच्चारण स ही करते हैं, लेकिन आधे स का उच्चारण करते हैं। जब हम आधे स का उच्चारण करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे मुख से पहले ई की ध्वनि बाहर आ रही है। तो ई इसमें होती नहीं है, लेकिन हल्का हमें ऐसे महसूस होता है। तो ये शब्द है स्कंद, स्टेज, स्नेह, स्पंज, स्फूर्ति, स्थान। अब इनका उच्चारण करके देखना। अब इसी तरह से दूसरा दिया है शब्द स्याही, स्लेट, स्लाइस, स्लिप। यहाँ पे आपको स पूरा सुनाई दे रहा है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमें स का उच्चारण लेना है और कहाँ पे नहीं लेना है उसका। तो इसके लिए आपको ये समझना है इसमें कि जब भी आपका दंत स, ठीक है, दंत स ये है, इसके तुरंत बाद क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन कोई होगा तो इस स से पहले आपको ई की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सारे शब्दों को देख लो। इस स के बाद क स्पर्श व्यंजन है, ट स्पर्श व्यंजन, न स्पर्श व्यंजन, प, ह, फ, म, त, क, थ, त, प, न, सबके सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, क से लेकर म तक। तो अब ये आपको पता चल गया, तब हम इसमें ई की ध्वनि जो लगती है आगे उसका उच्चारण करेंगे। दूसरा पॉइंट है ख। इसमें दिया है कि यदि दंत श के बाद अगर हमें अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन यानी य से लेकर ह तक कोई सा वर्ण हमारे सामने लगा होगा तो व्यंजन में स की ध्वनि श होती है। ठीक है, तभी हमने यहाँ पे कहा स्याही, स्लेट, स्लाइस, स्लिप। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे य और यहाँ ल दिखाई दे रहा है। अब इसमें तीसरा पॉइंट ये है, हमारे उच्चारण के अंदर आता है कि ये दोनों तो हमें पता चल गए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा दंत स है, इस दंत स के बाद जब व व्यंजन हमारा आता है तो हमें ऊ की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा लगता है ऊ का भ्रम होता है। जैसे हम बोलते हैं ना स्व, और हम इसे बोलेंगे स्व, लेकिन कभी कभी कुछ लोग इसको सू करके बोलते हैं। जैसे शब्द बोला हमने स्वागत, तो अगर हम मान लो लेखन में कर रहे हैं, अगर हम बोलें कि स्वागत लिखो तो कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, स्वागत ऐसे लिख देंगे, क्योंकि उनको क्या लग रहा है स के बाद उ की मात्रा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आपको स के बाद व सुनाई दे तो वहाँ सदैव ये जान लेना कि स पूरा नहीं है, स आधा है और ये व है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, ऊ का उच्चारण क्यों होता है? तो इसका कारण ये है कि आपका ये जो स है ये दंत स है। ठीक है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ दांत को छूकर इसका उच्चारण करती है, और ये जो हमारा व है इसका उच्चारण है, ये है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब क्या होता है? ऊपर का होठ और नीचे के दांत। जब हम व बोलते हैं तो ऊपर का होठ राउंड होता है और नीचे दांत आते हैं उसके, तब हम व का उच्चारण करते हैं। अब इन दोनों के बीच में कोई स्वर आया नहीं, तो जैसे ही हम इससे बोल रहे हैं इसका उच्चारण स और उसके बाद व, तो हमारे मुख की ऐसी स्थिति बनती है कि अपने आप ही ऊ की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। तो उसे हम कह सकते हैं कि ये मानव का बनाया हुआ जो ये सॉफ्टवेयर है इसमें एक बग आ गया है ना, कि इन दोनों के अंदर। तो ऐसे कहते हैं ना कि आप जानते हैं ना बग क्या होता है, कंप्यूटर में कोई एरर आ जाता है, तो ये ह्यूमन जो बनाया है तो ईश्वर ने, तो ईश्वर के बनाए हुए सिस्टम में यहाँ पे क्या आ गया, ये बग आ गया एक तरह से। उच्चारण में ऐसा होता है इसके साथ। ठीक है, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि वो हमें ऊ का भ्रम होता है लेकिन ऊ वहाँ पर होता नहीं है। तो हमें लेखन में हमें ध्यान रखना है। शब्द है जैसे हमारा स्वागत, स्वभाव, स्वास्थ्य, स्वर्ग, स्वार्थ, स्वांग, स्वचालित, स्वप्न, स्वाभाविक। हमें भले ही ऊ वहां पे सुनाई दे रहा है लेकिन वो क्या है, स्व है। ठीक है, ये आधा श और व, स्व, इस तरह से।
तो ये बात समझ में आ गई। ये थी उच्चारण में गलतियाँ। इसके अलावा हमारी हिंदी में कहीं पे कोई एरर नहीं है उच्चारण में, बस यही था थोड़ा सा जो आपको समझना है। तो ये 3 पॉइंट आ गए इसमें। अब इसके बाद आता है हमारा ड और ढ का प्रयोग, ठीक है। ड और ढ, थोड़ा सा अंतर है इनके उच्चारण में, बस और कुछ अंतर नहीं है। और अंतर इतना हल्का है कि हम इसको शब्द के अंदर महसूस कर पाते हैं, अकेले में तो बोलने में हमें दोनों एक जैसे लग जाते हैं। तो आप इसको कैसे पहचान कर सकते हैं, जैसे दिया है यहाँ पर, जो ड यानी बिना बिंदी वाला हमारा ड है, इसका प्रयोग शब्द की शुरुआत में होता है, जबकि बिंदी वाला इसका प्रयोग शब्द का पहला वर्ण छोड़कर अन्य कहीं भी होता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे उदाहरण में लिख लो यहाँ पर, जैसे शब्द है हमारा डकार, ठीक है, जैसे शब्द है डमरू, तो आप यहाँ पे उच्चारण दे सकते हैं ड ड, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। अब शब्द देखते हैं, जैसे हम सड़क, जैसे देखते हैं उड़ान, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है ड और ये ड इनमें। अब ये हिंदी के में इनका प्रयोग होता है, ठीक है। एक शब्द आता है जैसे रोड, अब बताना मुझे ये सही है या ये सही है, पहला कि दूसरा? हमेशा पहला सही रहेगा, ये ध्यान रखना। कहेंगे अरे मैम अभी तो आपने ये बताया कि पहला स्थान छोड़कर दूसरे तीसरे जहाँ मिले, तो ध्यान रखना इसका प्रयोग सदैव हिंदी शब्दों में होता है, केवल और केवल हिंदी शब्दों में। रोड किसका शब्द है? अंग्रेजी भाषा का, तो इसमें हम नहीं रखेंगे, ठीक है। इसका प्रयोग हिंदी शब्दों में होता है। इसी तरह से शब्द आ गया निडर, इसमें बिंदी लगेगी? लगनी तो चाहिए मैम, लेकिन नहीं, निडर शब्द संस्कृत का है और हमने फिर यही बात कही है कि इसका प्रयोग केवल और केवल हिंदी शब्दों में होता है। तो यहाँ पर अब यहाँ समस्या आ गई कि मैम हमको तो हिंदी शब्दों और संस्कृत शब्दों में अंतर भी नहीं पता, हम तो यही सोचते थे कि निडर हिंदी का ही शब्द होगा, ये संस्कृत का कैसे आ गया। तो आपको इसके लिए एक यही तरीका है कि अगर क्रिया में कहीं आएगा तो क्रिया जो है वो हमारी हिंदी की है, संस्कृत की क्रियाएं हमारी हिंदी में नहीं आई हैं। शब्दों में आती हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कुछ शब्दों को। तो जैसे जब लिखते हैं आप या पढ़ते हैं उस समय आपको थोड़ा फोकस करना होगा कि बिंदी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। जैसे आप शब्द लिखते हैं लड़का, अब क्योंकि लड़का शब्द जो है वो क्या है, हिंदी का है, तो इसके नीचे बिंदी आ जाती है। अब आप लिखते हैं घड़ी, तो घड़ी में बिंदी आ जाएगी, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे घोड़ा, तो घोड़े में भी बिंदी आ जाएगी कि वो आपके हिंदी के शब्द हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हमारा कहता है इसमें ढ और ढ दोनों आते हैं, ढ और ढ, ठीक है। इनमें भी सेम ही है, यानी जो बिंदी बिना बिंदी वाला है इसका प्रयोग शब्द की शुरुआत में होता है, जबकि बिंदी वाले ढ का प्रयोग शब्द का पहला वर्ण छोड़कर अन्य कहीं पे भी होता है। उदाहरण के तौर पर लिख लो यहाँ पर, जैसे ढोलक, ढक्कन, जैसे पढ़ना, जैसे चढ़ना, अब देखो यहाँ नीचे दिया हुआ है नोट, नोट में लिखा हुआ है कि ड और ढ ये दोनों हिंदी के नवीन विकसित वर्ण हैं, इनका प्रयोग संस्कृत शब्दों में नहीं पाया जाता और ना ही विदेशज शब्दों में। तो विदेशज शब्द में आपके उर्दू के शब्द भी आ गए, ठीक है, अरबी फारसी और अंग्रेजी के शब्द भी आ गए, ठीक है। उदाहरण आपके दिए हुए हैं नीचे, जैसे ब्रह्मांड,
ब्रह्मांड में नहीं लगा हुआ। उद्यान लिखा है, संस्कृत शब्द है। निडर, निढाल, पंडित, ये सारे शब्द क्या हैं? संस्कृत के। तो इनके नीचे हम बिंदी नहीं लगाते। जैसे रोड शब्द अंग्रेजी का है, जैसे शब्द है गड्ढा, पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, इसे ऐसे भी याद रख लेना, पूछा गया है आपकी परीक्षा में, गड्ढा, गमला और गड्ढा ये कौन सा शब्द है? तो ये पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा में आते हैं तो इन पे ध्यान रखना है ना, पूछे गए। ये रोड शब्द पूछा गया आपकी यूपीएसआई की परीक्षा में, सही वर्तनी के लिए देकर। आगे आता है आपका नंबर 5, अनुस्वार, पंचमाक्षर और चंद्र बिंदु का प्रयोग। यानी अनुस्वार, पंचमाक्षर और चंद्र बिंदु का प्रयोग हम कब, कहाँ, कैसे करते हैं, ये हम जानेंगे। सबसे पहले अनुस्वार आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ लिख रहा है कि अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में अंक की मात्रा के लिए, पंचमाक्षर के लिए तथा हिंदी शब्दों में सिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राओं के साथ। अब इसे पहले लिख लो आप, उसके बाद समझाऊंगी कि इसका कहने का मतलब क्या है। ठीक है, उदाहरण लिखना। इसने कहा है अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में अंक की मात्रा के लिए, यदि अंक की मात्रा आई है तो उसके लिए प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण में लिखो, जैसे शब्द लिखा हमने संयम, तो संयम शब्द हमारा संस्कृत का है, इसमें स के ऊपर जो ये बिंदी आई है ये अनुस्वार है। ठीक है, तो अनुस्वार लगाने के लिए हमने यहाँ पे बिंदी लगाई। जैसे शब्द आ गया हमारा हंस, ठीक है, जैसे शब्द आ गया हमारा संस्कार, तो अनुस्वार हमारा कहाँ लग रहा है? संस्कृत शब्दों में लग रहा है। ठीक है, और अनुस्वार कहाँ लग रहा है? देखो, इस अनुस्वार का मतलब है ये बिंदी। ठीक है, इस अनुस्वार का मतलब है इस तरह से केवल बिंदी आप कहाँ लगाते हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो संस्कृत शब्दों में लगाते हैं हम। संस्कृत शब्दों में जहाँ पे भी आपका अनुस्वार बनेगा वहाँ पे क्या लगेगी? हमारा बिंदी आ जाएगी। दूसरा कह रहा है पंचमाक्षर के लिए। अगर हमारा कोई पंचमाक्षर अपने वास्तविक रूप में आया है, वास्तविक रूप का मतलब क्या समझते हो? बताओ। अपना रूप? अच्छा, मुझे तो लगा किसी दूसरे का रूप है। वास्तविक, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। वास्तविक रूप का मतलब है व्यंजन का वास्तविक रूप जिसमें हल लगा होता है। ठीक है, पंचमाक्षर क्या है? व्यंजन है ना, तो ये इसका कौन सा रूप है? अक्षर। ठीक है, और इसके नीचे ये हल लगा दिया तो ये इसका वास्तविक रूप है। समझ गए ना? तो व्यंजन का वास्तविक रूप का मतलब होता है हल के साथ। तो जब पंचमाक्षर अपने वास्तविक रूप में होगा, मतलब बिना स्वर के होगा, और उसके तुरंत बाद उसके परिवार का कोई वर्ण आया होगा, तो हिंदी में वो पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। अब इसको आगे पढ़ेंगे, अब बस आप उदाहरण लिख लो। जैसे मान लो शब्द लिखते हैं हम गंगा, ब्रैकेट में इसका रूप लिख लो। ठीक है, ऐसे ही शब्द लिखा जैसे हमने कंठ, अब ब्रैकेट में लिख लो इसका रूप। ये पंचमाक्षर है। मैंने आपको व्यंजन वाली क्लास में उस दिन बताए थे ना कुछ शब्द, वही पंचमाक्षर। यानी जो यहाँ पर आपका व्यंजन है ये अनुस्वार के रूप में लगा है, और ये पंचमाक्षर है, ये अनुस्वार के रूप में लगा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट कह रहा है कि हिंदी शब्दों में सिरोरेखा के ऊपर वाली मात्राओं के साथ अंक की मात्रा के लिए। देखो, हिंदी शब्दों में क्या होता है कि जब अनुस्वार अगर हिंदी शब्दों में आता है तो वहां लगती है चंद्र बिंदु, लेकिन अगर उन शब्दों में मात्रा सिरोरेखा से ऊपर जा रही हो, सिरोरेखा से ऊपर का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको बताया है कि ये रेखा है और इस रेखा से ऊपर से ऐसे मात्रा निकल रही है और इसके साथ अगर आया है तो चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगी? केवल बिंदी लगेगी। तो इस तरह से इसने कहा है। तो हम इसमें उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि हम शब्द लिखते हैं, हमने लिखा क्यों, तो क्यों के साथ यहाँ पे बिंदी आती है, तो ये आगे इसलिए क्योंकि ऊपर गई है सिरोरेखा से। फिर जैसे हम शब्द लिखते हैं मैं, तो मैं के साथ यहाँ बिंदी लगती है,
तो ये बिंदी आ गई, मतलब चंद्र बिंदु हम यहाँ नहीं लगाएंगे। इसी तरह से जैसे है बहुवचन में अगर हमने लिखा तो हैं लिखते हैं हम, बिंदी आती है इस तरह से। तो ये हिंदी शब्द है, हिंदी शब्दों में यहाँ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया? लिख पहली वाली है। वर्तमान समय में हिंदी का मानक रूप ये है, ठीक है, टंकण विधि के अनुसार। लिख लिया ये आप लोगों ने? बस पता होना चाहिए आपको, है ना। आगे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न आते हैं मेरी दृष्टिकोण में तो ये बेसिक है, लेकिन बहुत सारे लोग इनको एडवांस क्वेश्चन कहते हैं। मुझे तो ये लगता है कि बेसिक है, पर बेसिक अगर देखा जाए तो एडवांस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बच्चों को सिखा नहीं सकते, क्योंकि बच्चों को तो समझ में आएगा ही नहीं। ये पॉइंट बड़ों को ही सिखाए जाते हैं, लेकिन है ये बहुत गहरी बात। ठीक है, अब इसे आपको समझना। अब चंद्रबिंदु का प्रयोग कहाँ होगा? तो कह रहा है कि चंद्रबिंदु का प्रयोग हिंदी शब्दों में अंक की मात्रा के लिए होता है, लेकिन किनके साथ? उन शब्दों के साथ जिनकी सिरोरेखा से नीचे मात्राएं जाती हैं। तो जैसे आ, उ और री, ये मात्राएं हैं जो सिरोरेखा से नीचे जाती हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा चांद, ठीक है, तो यहाँ पे हमें बिंदी नहीं लगाएंगे, चंद्र बिंदु लगाएंगे। ठीक है, जैसे लिखा हमने बांध, अब आपने देखा गूगल बाबा आपको ऐसे लिख के देगा, ये गलत है, क्योंकि ये हिंदी शब्द है और मात्रा जो है वो सिरोरेखा से नीचे है, तो यहाँ क्या लगना चाहिए? चंद्र बिंदु लगना चाहिए। इसी तरह से जैसे हम लिखते हैं मुँह, अब मात्रा इससे नीचे है, यहाँ अनुस्वार आ रहा है तो चंद्र बिंदु लगती है। ठीक है, इसी तरह से शब्द यहाँ पर लिख लो, यहाँ लिख लो वो शब्द जो मैंने बताए थे, जैसे जहाँ, कहाँ, वहाँ आदि, ऐसे सब, इनमें आपका चंद्र बिंदु लगेगा। अब याद रखना, क्योंकि आप कंप्यूटर नहीं हो कि आपको कोड की ज़रूरत पड़ेगी या आपको इसमें जो आपके अंदर फॉन्ट डाल दिया वही लिखेंगे, आप तो वही लिखेंगे जो सही है इसमें ना। तो इसलिए चंद्रबिंदु लगा के रखना कंप्यूटर वाली चीज़ों को, और कोशिश ये करना जब आप लोग अगर कंप्यूटर पे भी लिखें तो हमेशा कोशिश ये करना कि आप शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें। देखो, आपको मैं एक घटना बताती हूँ। मुझे किसी काम से कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी, तो वहाँ पर फाइल बनाई गई, तो मैंने वकील को अपने शब्दों में लिख कर दिया, तो उसने कहा कि नहीं इसे हम लिखेंगे, तो वो आप अपनी भाषा में उन्होंने उसे लिखा। अब अपनी भाषा में उन्होंने लिखवाया वहाँ पर, तो इतना फनी कि मुझे हंसी आ गई, और जब उन्होंने मुझे दिया तो मैंने उस पर मार्क कर दिया कि हाँ वर्तनी गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इन्हें सुधार तो दो। तो बोले, मतलब उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही लिखा जाता है। कुछ शब्द थे उसमें उर्दू के शब्द डालने थे, क्योंकि मैंने तो हिंदी में लिख के दिया, तो कोर्ट में तो हमारे उर्दू के शब्द चलते हैं ज़्यादा, तो वो उर्दू के शब्द जैसे बा, बनाम और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके वो रखते हैं उसमें, तो वो लगा के वो लेके आए। लेकिन उन्होंने जो मैंने सही वर्तनी लिख के दी थी उनको भी गलत कर दिया, और जब मैंने उनको टोका तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही चलता है। तब मैं ये सोच रही थी कि हे भगवान, एक वर्तनी के आगे फेर से या ऊपर नीचे होने से, छोटे बड़े होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है हिंदी में, तो ये तो कितना अनर्थ कर सकते हैं। अब ये जो हमारी की का प्रयोग होता है ये वाला, ये बताने के लिए होता है, रीज़न बताने के लिए कि आगे। अब वहाँ पर हमेशा उन्होंने इस की का प्रयोग कर रखा, मैंने सब पे मार्क किया था, लेकिन नहीं वो की का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं इसी का कर रहे हैं। मैंने पता नहीं ये लोग कैसे समझ लेते होंगे, उसे पढ़ने के बाद तो मुझे तो आधी बातें समझ में ही नहीं आ रही थी कि कहना क्या चाह रहा है। तब फिर मेरे को समझ में आया, अच्छा ये कारण है हम लोगों को इतनी देर से न्याय मिलता है, क्योंकि जज साहब को समझ में ही नहीं आता, उनको समझते समझते 20-20 साल लग जाते होंगे कि ये कहना क्या चाहता है। तो ऐसे लिखते हैं लोग। पता नहीं अब कब सुधरेगी हमारे कोर्ट की वो भाषा, कब सुधरेगी नहीं पता, या फिर यह है कि हिंदी को जानबूझ के गलत बनाया गया है ताकि लोग अंग्रेजी पे ही चलते रहें, अंग्रेजी के पीछे घूमते रहें। तो खैर चलो, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को।
तो अब चंद्र बिंदु और अनुस्वार में आपको कुछ अंतर समझ में आया कि यहाँ पे अब एक चीज़ और बचा हमारा पंचमाक्षर, जिसे हमने पढ़ा है कि पंचमाक्षर हमारा क्या होता है। ये पंचमाक्षर है हमारा, ये 5 वर्ण, लेकिन ये वर्ण अपने परिवार के जब सदस्य के साथ आता है तो हम इसको अनुस्वार के रूप में लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए हमने अनुस्वार में भी इसको पढ़ा। पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को समझाऊंगी अच्छी तरह से, आपको ये समझना भी होगा क्योंकि शब्द आएंगे। तो अब मैं इसको अगली क्लास में ही आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। तो आज हमने इतना ही किया, और अब ये ऐसा करना कि अब जो क्लास है मैं सोमवार को ही लूँगी, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे ही, हालांकि मैं सोच रही थी कि ऐसे ही कर लूँ, पर मुझे ये लग रहा है कि मैं अगर ऐसे जिद करूँगी तो ये बढ़ सकता है ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अरे गिर गई थी बेटा, पसली में लग गई है मुझे चोट। तो बस ये समझ लो कि टूटी नहीं है हड्डी, हल्का सा बाल आ गया है। तो 1 महीने तक तो अभी डॉक्टर ने बोल दिया है कि बांध के रखनी पड़ेगी बेल्ट। तो अब ये ऐसा है ना कि ज़्यादा बोलने से, अब कल भी ऐसा हुआ था, क्लास ले ली यहाँ पे आके और ऑफिस में आ जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ काम निकल आता है। फिर रात को इतनी बुरी तरह से दर्द हो रहा था, ये हाथ बिल्कुल उठ भी नहीं रहा था, खाना भी नहीं खाया गया फिर तो मुझसे, और यहाँ तक ये नस बिल्कुल खिंच गई थी, क्योंकि ये आगे वाली नस है ना, यहाँ पे लगी है चोट, तो ये इधर वाला पूरा हिस्सा है। और कई बार अगर खांसी आए या हंसी आ जाती है तो अंदर दर्द हो जाता है पूरा, तो ज़्यादा दिक्कत हो रही। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं 2-3 दिन आराम कर लूँगी तो फिर ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगा। तो हाँ ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम। और सुनो, एक रुक जाओ, एक सूचना ये है कि कल हिंदी दिवस है, ठीक है। और हिंदी दिवस पे मैं अपने कोर्स में ऑफ रखती हूँ, और वो ऑफ रखती हूँ बहुत ही, मतलब बिल्कुल ही कम रखती हूँ। आपको पता ही है, पिछली बार भी देखा होगा, 201 में आप कोई सा भी बैच ले सकते, कंप्लीट बैच, लाइव बैच, या कोई भी बैच। तो आप लोगों को अगर, जैसे आप में से बहुत सारे छात्रों ने नहीं लिया है ऑनलाइन, तो अपने पास लेके रखना चाहते हो, 1 साल के लिए भी है उसमें, मतलब मेरे ऐप पर जितने भी कोर्स हैं उन सब का उसमें जो उनकी लिमिट है और ये टाइमिंग और ये सारी चीज़ें, ये इसमें कहीं छेड़छाड़ नहीं होती। बस प्राइस जो है सबका इक्वल हो जाता है, कि जो चीज़ अगर 200 से कम की है तो वो तो वैसे ही रहेगी, लेकिन जो 200 से ऊपर कितने की भी है वो सब ना 201 में ही आ जाती है। आपको जो लेना है वो ले सकते हैं, आपके दोस्त वगैरह अगर कोई लेना चाहें जो ऐसे। तो मैं हिंदी दिवस के दिन एक हिंदी को आगे प्रोत्साहन देने के लिए कि सब लोग पढ़ सकते हैं, तो ये ऑफ़र देती हूँ। तो आप लोग भी ये जानकारी आगे अपने दोस्तों को दे सकते हो, ठीक है। चलो ठीक।